जैसा कि हम पिछले वीडियो में बात कर चुके थे कि जनरल डिफेंसेस क्या क्या होते हैं अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट। तो बेसिकली इसमें 8 जनरल डिफेंस किए थे जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। वॉलेंटिन अनफिट इंजुरिया, प्लेंटिव द रॉन्ग डूअर, इनएविटेबल एक्सीडेंट, एक्ट ऑफ गॉड, प्राइवेट डिफेंस, मिस्टेक, नेसेसिटी एंड स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। वो हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 के बारे में, जो कि है वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया। आज हम डिस्कस करेंगे वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया क्या होती है। अब आने वाले जो भी पार्ट्स हैं, ये जो हर एक डिफेंस है, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्या क्या उसमें केस लॉज है, कैसे ये इन्फोर्स होगा, वो सब बातें हम जानेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं इस पर, वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया पर। सो वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया का बेसिकली मतलब, अगर हम इंग्लिश मीनिंग की बात करें तो वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया का मतलब होता है कंसेंट ऑफ डिफेंस, यानी कि खुद अपने डिफेंस लेना उस बात के लिए कि प्लेंटिफ, जो कि जिसको हार्म हुआ है, उसने कंसेंट दिया हुआ था। अब हम इसको पढ़ते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। नो इंजरी इज डन टू वन टू कंसेंट इज गिवन। अगर कोई कंसेंट दे दिया है, कोई अगर इंजरी उसको हुआ है और उसके लिए वो अगर कंसेंट दिया था, तो वो इंजरी कंसीडर नहीं किया जाएगा। जो डिफेंडेंट है वो इसका डिफेंस ले सकता है कि प्लेंटिफ ने खुद इसका कंसेंट दिया हुआ था। वो इस प्रकार के टॉर्ट के लिए, टॉर्टियस लायबिलिटी से खुद को डिफेंस कर सकता है। कंसेंट मस्ट बी एब्सोल्यूट। अब बात यह आई कि कंसेंट दिया होना चाहिए, तो कंसेंट तो किसी प्रकार से ले सकते हैं। तो यहाँ कहता है कि नहीं, किसी प्रकार से कंसेंट नहीं लेना है। कंसेंट मस्ट बी एब्सोल्यूट, यानी कि कंसेंट एब्सोल्यूट होना चाहिए। कंसेंट भेग नहीं होना चाहिए, एब्सोल्यूट कंसेंट होना चाहिए। नो पर्सन कैन इन्फोर्स अ राइट विच ही हैज़ वॉलेंट्रीली वेग्ड, यानी कि कोई वॉलेंट्रीली किसी का कंसेंट लेता है, यानी प्रेशर के कारण, कंपल्सन के कारण, अनड्यू इन्फ्लुएंस के कारण, अगर किसी कारण से उसका कंसेंट लिया जा रहा है तो वो कंसेंट कंसीडर नहीं किया जाएगा और तब वो लायबल हो जाएगा। इसीलिए कहा गया कि कंसेंट मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड कंसेंट मस्ट बी फ्री। द अनदर इज कंसेंट में बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। यहाँ पर अब बात यह आती है कि कंसेंट किस प्रकार की होनी चाहिए। तो कंसेंट एक्सप्रेस्ड भी हो सकती है और कंसेंट इम्प्लाइड भी हो सकती है। अब यह दो टर्म यहाँ पे आई है कि एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। तो यहाँ एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड का मतलब हुआ है, एक्सप्रेस्ड वो होगा जो बाय राइटिंग होगा और ओरल होगा। किसी चीज़ को हम लिख करके दे दिए हैं या किसी चीज़ को हम ओरली बोल रहे हैं, तो वो आएगा एक्सप्रेस्ड कंसेंट में। और इम्प्लाइड कंसेंट क्या आएगा, बाय इटसेल्फ, यानी कि ये खुद ही बोल रहा है कि कंसेंट दिया गया था। जैसे क्रिकेट के स्टेडियम में कोई क्रिकेट खेल रहा है, जो क्रिकेट देखने गया वो न तो बोला है और न लिख के दिया, वो एक्सप्रेस्ड कंसेंट नहीं है। बट वो वहाँ पर गया है, तो अगर उसको कोई हार्म होती है तो वो लायबल, जो क्रिकेट खेल रहा है वो लायबल नहीं होगा उस हार्म के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कंसेंट है वो इम्प्लाइडली कंसीडर किया जाएगा कि इम्प्लाइडली आपने कंसेंट दे दी है कि अगर किसी प्रकार की हार्म होती है तो उसको हम सफ़र करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि हावेवर इफ़ देयर इज ए डिलीवरेबल इंजरी कॉज्ड बाय अनदर प्लेयर, hence suffer injury due to negligently performed any operation, the defense is voluntary non-fit injury can't plead। यानी कि जब किसी प्रकार का कोई हम किसी प्रकार का हम प्ले देखने के लिए जाते हैं, किसी प्रकार का गेम कहीं हो रहा है उसको हम देखने के लिए अगर गए हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम क्रिकेट देखने के लिए गए हैं, वहाँ अगर हमको कोई क्रिकेट प्लेयर बॉल को हिट किया और वो बॉल आकर के हमको लगी, हमको हार्म हुई, तो इसके लिए तो वह वॉलेंटरी नॉन फिट इंजुरिया का डिफेंस ले सकता है। बट अगर इसी में हम वॉलीबॉल खेलने गए हैं, वॉलीबॉल जो गेम हो रही है वहाँ पे देखने के लिए गए हैं। अब सभी ये जानता है कि वॉलीबॉल जो है ये हैंड से खेला जाता है, इसमें हैंड का यूज किया जाता है। बट अगर कोई प्लेयर उसको फुट से, बॉल को फुट से हिट किया है और तब जा कर के वो अगर किसी को लगा है और उसको हार्म हुई है, तब वो लायबल हो जाएगा। यहाँ पे जो डिफेंस है वॉलेंटरी नॉन फिट इंजुरिया का, वो अप्लीकेबल नहीं होगा, यही बोला गया है इसमें। अब हम अगर हम केस लॉज की बात करें तो इसमें
सबसे आता है हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड ऑटो रेसिंग क्लब 1931। अब इसमें हम बात का पहले कर लेते हैं कि हॉल क्या है, ब्रुकलैंड क्या है, ऑटो रेसिंग क्लब ये जो है 1931 क्या है इसमें। तो देखिए इसमें जो हॉल जो है इसको कंसीडर किया जाता है प्लेंटिफ। प्लेंटिफ किसको कहा जाता है, जो कि कंप्लेन फाइल किया हो, और जो कंप्लेन फाइल करता है उसका नाम पहले मेंशन होता है। ये हो गया प्लेंटिफ। ब्रुकलैंड ऑटो रेसिंग क्लब जो है ये हो गया डिफेंडेंट, ये खुद को डिफेंड करेगा, इसी पर केस इम्पोज किया गया है। और ये जिस ईयर में फाइल हुआ है वो ईयर यहाँ पे दिया होता है, जो कि 1931 में कवर की ये केस फाइल हुआ था। अब इस केस में क्या था कि एक एस्पेक्टर होता है जो कि क्रिकेट में, अगर हम क्रिकेट की बात करें तो उसमें उसको कमेंटेटर कहा जाता है, कार रेसिंग में या बाइक रेसिंग में सभी में इसको एस्पेक्टर कहा जाता है। वो एक एस्पेक्टर होता है। और अब उसने क्या किया कि रेसिंग जो था वो ब्रुकलैंड जो कि लैंड का ओनर था उसके लैंड पे हो रहा था, उसी के ट्रैक पे कार का रेसिंग किया जा रहा था। अब बाय एनी रीजन जब रेस परफॉर्म हो रहा था तो दो कार आपस में कोलाइड कर गई। जब वो एक कोलिजन हुआ तो एक कार जो है वो थ्रोइंग अप हो करके जो एस्पेक्टर थे उनको जा कर के लगी और उनको हार्म हुआ। तब जो ये इनको हार्म हुआ ये जा कर के कोर्ट में फाइल किए ऑटो रेसिंग क्लब के खिलाफ कि ऐसा एक्ट अभी तक नहीं हुआ है, ऐसा एक्ट अभी तक नहीं घटा है, किसी कार रेसिंग में इस प्रकार का कोलिजन नहीं हुआ, एक्सीडेंट नहीं हुआ है, इसके कारण हमको ये हार्म हुआ, इसके लिए हमको कंपनसेशन दिलवाया जाए। तो कोर्ट क्या कहते हैं कि जो आप वहाँ पर थे तो आपने इम्प्लाइडली कंसेंट दे दिया था कि अगर किसी प्रकार का हार्म होगा तो उसको हम सफ़र करेंगे, किसी प्रकार का अगर इंजरी होता है तो हम उसको सफ़र करेंगे, ये आपका इम्प्लाइडली कंसेंट दिया हुआ था। इसीलिए जो डिफेंडेंट है ऑटो रेसिंग क्लब ब्रुकलैंड का जो था वो लायबल नहीं होगा फॉर एनी टाइप ऑफ टॉर्ट विच हैज़ बीन कमिटेड, वो लायबल नहीं होगा। और इसमें जो डिफेंडेंट था उसको लायबल नहीं ठहराया गया। अब अगर हम दूसरे केस की बात करते हैं तो इसमें जो है पद्मावती वर्सेस दुग्गा नायिका का केस है, 1975 का केस है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि इसमें आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए कि पद्मावती कौन थी और दुग्गा नायिका कौन थी, क्योंकि हम बता चुके हैं कि प्लेंटिफ डिफेंडेंट कौन होता है। तो इसमें हमको बताइए कि पद्मावती क्या है और दुग्गा नायिका क्या है। अब हम इस केस के बारे में आते हैं। तो इस केस में बेसिकली ये था कि while the driver of taking the jeep for fulfilling the petrol, एक सॉरी एक ड्राइवर होता है जो कि अपने जीप में पेट्रोल फिलिंग अप करवाने के लिए जा रहा होता है। और अब जब वो जा रहा होता है तो रास्ते में उसको एक लेडी मिलती है जो कि लिफ्ट मांगती है। जब वो लिफ्ट मांगती है तो ये ड्राइवर उसको लिफ्ट दे देता है। अब आगे जब ये बढ़ता है तो जो जीप थी उसकी एक पहिया का बोल्ट ढीला हो गया था, जिसके कारण कि वो खुल करके गिर गया। और जिसके कारण जब बोल्ट खुल के गिर गया तो टायर भी कुछ देर के बाद खुल गए और एक एक्सीडेंट हो गया। अब इस एक्सीडेंट में होता ये है कि जो लेडी लिफ्ट ली थी वो बहुत ही बुरी तरह से इंजरी हो जाती है, उसको बहुत ही ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। तब वो ये जो ड्राइवर था उसके अगेंस्ट कंप्लेन फाइल करती है इन द कोर्ट, वो इसको स्यू करती है फॉर द कंपनसेशन व्हिच हैज़ बीन फेस्ड बाय द इंजरी। और जब वो इस प्रकार का केस फाइल करती है तो इसमें कोर्ट हेल्ड किया था कि आप जो थे यहाँ पे आप खुद अपना कंसेंट दिए हुए थे, आपने खुद अपना कंसेंट दिया था कि अगर किसी प्रकार का इंजरी होगा तो उसको हम सफ़र करेंगे। और इसलिए आप इसको ड्राइवर को लायबल इस बात के लिए नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि ड्राइवर ने आपको पिकअप नहीं किया था, आपने खुद लिफ्ट मांगी थी। इसीलिए आप जो भी इंजरी हुआ है, जिस प्रकार की इंजरी आप सफ़र कर रहे हैं, जो भी आपको हार्म हुआ है, उसके लिए आप खुद ही लायबल होंगे। आपको ये कंपनसेशन नहीं मिलेगा कि ड्राइवर के कारण आपको ड्राइवर के नेग्लिजेंस के कारण आपको ये सफ़र हुआ है। आपने कंसेंट दिया था, इसलिए वॉलंटरी अनफिट इंजोरिया वाज अप्लीकेबल इन दिस केस एंड द ड्राइवर वाज नॉट लायबल फॉर एनी टाइप ऑफ टॉर्ट। अब हम एक और केस की बात करते हैं जो कि है, इसमें है थॉमस वर्सेस क्वार्टरमाइन का केस। ये है 1887 का केस। थॉमस जो है ये प्लेंटिफ है एंड क्वार्टरमाइन जो है ये डिफेंडेंट है।
इस केस में बेसिकली हुआ ये था कि द प्लेंटिफ एन एम्प्लॉई इन द डिफेंडेंट्स ब्रेवरी वाज ट्राइंग टू रिमूव अ लीड फ्रॉम द बॉइलिंग वैट, यानी कि एक बॉइलिंग, ये जो था प्लेंटिफ वो एक फैक्ट्री में काम कर रहा होता है जो कि डिफेंडेंट का होता है। उसमें वो बॉइलिंग वैट एक होता है, उसमें जब उसको ढक्कन खोला जाता है तो उसके लीड को पुल करना पड़ता है, और जब वो उसको पुल कर रहा था तो उस पुलिंग में कुछ बहुत ही फंस गया था, तो जिसके कारण उसको बहुत ज़्यादा जोर दे करके खोलना पड़ा। और इसी क्रम में वो जब वो बहुत ही झटका से उसको खोला तो वो पीछे के बॉयल में गिर गया, और चूँकि बॉइलिंग बैट था उसमें गर्म पानी थी तो उसको बहुत ही हार्म हुआ था, उसको इंजरी आ गई थी। तब ये स्यू करता है डिफेंडेंट को कि हमको इसका कंपनसेशन दिया जाए। अब इस केस में कोर्ट क्या हेल्ड किया कि कोर्ट हेल्ड दैट द डिफेंडेंट वाज नॉट लायबल, डिफेंडेंट को लायबल नहीं ठहराया गया। क्यों नहीं ठहराया गया? क्योंकि जो प्लेंटिफ है उसने खुद अपनी मर्जी से उस काम को ज्वाइन किया था, वो जान रहा था कि इसमें इस प्रकार का इंजरी हो सकता है, फिर भी उसने उस काम को ज्वाइन किया, तो इसके लिए डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा। और डिफेंडेंट इज लायबल फॉर द वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया, और इसी पर और इस तरह से हम समझ सकते हैं वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया को।